हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 7 लेकर हम आपके सामने आए हैं। जो लोग भी बीपीएससी एओ, सीडीपीओ, बीपीएससी 67, बिहार एसआई, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर देखें वीडियो को। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखें आज का पहला सवाल। संसार का छत किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। अरावली, सातपुड़ा, पामीर या म्यांमार में से संसार का छत जो है पामीर के पठार को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। आइए डिटेल में भी देखते हुए चलेंगे। तिब्बत के पठार के उत्तर में पामीर का पठार स्थित है, जिसे संसार की छत कहा जाता है। इस पठार पर दोमट व लोयस मिट्टियों का अधिक विस्तार पाया जाता है। इसे भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। आइए देखें अगला सवाल। रेगुर किसका नाम है? रेगुर मिट्टी किस मिट्टी से नाम से जानी जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी में से रेगुर मिट्टी जो है काली मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी में कपास की खेती ज़्यादा होती है। इसे भी ध्यान रखिएगा, सवाल बनते रहता है। लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आइए देखें अगला सवाल। किस वैज्ञानिक ने अप्रदन चक्र परिवर्तित किया? पैंक, डेविस, हटन या दट्टन में से पैंक ने अप्रदन चक्र को परिवर्तित किया था? आइए डिटेल में भी दिखा दें। पैंक ने अप्रदन चक्र को परिवर्तित किया है। मुख्य रूप से अप्रदन के कारक प्रवाहित जल, हिमानी, वायु व लहर हैं। ये कारक चट्टानों को काटकर तथा बहाकर जमा करते हैं। नदी के अप्रदन कार्य को प्रभावित करने में जल का वेग, नदी के तल की बनावट, नदी के जल में जलोढ़ की मात्रा आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। ध्यान रखिएगा, अप्रदन चक्र क्या है। आइए देखें अगला सवाल। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। किससे किसके तक है मलक्का जल संयोजक? मलक्का स्ट्रेट हिंद महासागर से चीन सागर तक है मलक्का जल संयोजक। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए डिटेल में भी देखते हैं। मलक्का जल संधि अंडमान सागर तथा दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। यह जल संधि इंडोनेशिया तथा मलेशिया के मध्य स्थित है। इसी भी जरूर ध्यान रखिएगा। इस प्रकार इस जल संधि से हिंद महासागर से चीन सागर तक पहुंचने की सुविधा प्राप्त होती है। बहुत ही अच्छा सवाल है, जरूर नोट कीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। किलिमंजारो है एक क्या है किलिमंजारो? किलिमंजारो एक वोल्केनो है। ध्यान रखिएगा, आग्नेयगिरी। किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत आग्नेयगिरी है जो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया नामक देश में स्थित है। जरूर नोट करते हुए चलिएगा, सवाल ऐसे ही बनते हैं। आइए देखें अगला सवाल। फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप किस महासागर में अवस्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अरब सागर में से फिजी द्वीप जो है प्रशांत महासागर में अवस्थित है। जरूर ध्यान रखिएगा। फिजी द्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया के निकट प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत भी है, तो इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा और प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी राजधानी सुवा है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? ये तो बहुत ही इजी सा सवाल है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। सब लोग ये तो जानते ही होंगे। कुछ इजी कुछ डिफिकल्ट सवाल रहते हैं, तभी जाके एग्जाम में प्रश्न कर पाते हैं बच्चे। गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा। जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम एक धरातलीय हवा में से गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा होती है।
ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम उष्ण महासागरीय धारा है जो न्यू फाउंड लैंड के लैब्राडोर नामक ठंडी धारा से मिलकर संसार के सर्वाधिक सघन कोहरे वाले क्षेत्र का निर्माण करती है। इस कोहरे के कारण यहाँ प्लैंकटन नामक काई पाई जाती है, जिसके नाते यह क्षेत्र संसार का सर्वाधिक मत्स्य उद्ग्रहण वाला क्षेत्र बन गया है। इसलिए सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए देखें अगला सवाल। मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित? मोहनजोदड़ो जो है सिंध पाकिस्तान में अवस्थित है। बहुत ही इजी और अच्छा सवाल है। सवाल ऐसे बनते रहते हैं। आइए देखें अगला सवाल। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से या दक्षिण एशिया से? में आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे, यानी कि केंद्रीय एशिया से। ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ केंद्रीय दे दिया है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। मध्य एशिया। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। जरूर ध्यान रखिएगा, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी तथा उनकी भाषा जो है संस्कृत थी। से भी जरूर ध्यान रखिएगा, सवाल बनते रहते हैं। आर्यों की भाषा कौन सी थी? आइए देखें अगला सवाल। किस काल में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? सिंधु घाटी काल में, द्रविड़ काल में या वैदिक काल में या आर्य काल में? वैदिक काल में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। सिरोको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। सिरोको तूफान की सही दिशा का चयन करना है। सहारा से भूमध्य सागर, यूएसए से उत्तर, सहारा से पश्चिम या एडियाटिक सागर से इटली? सही जवाब है सहारा से भूमध्य सागर के बीच सिरोको तूफान। ध्यान रखिएगा, सिरोको एक गर्म शुष्क तथा रेत और धूल युक्त हवा होती है। यह सहारा के रेगिस्तान से उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर इटली, स्पेन आदि में प्रविष्ट होती है। इटली में इसका नाम सिरोको, मिस्र में खमसीन, लीबिया में गिबली, ट्यूनिसिया में चिल्ली और स्पेन में लेबेक नाम से जाना जाता है। अलग अलग नाम है इसके अलग अलग देशों में, जरूर ध्यान रखिएगा। इटली में इसका नाम सिरोको है। आइए देखें अगला सवाल। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहुत बार सवाल बना है, सबको पता भी होना चाहिए। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा कब की गई थी? 240 से 280 ईस्वी शासन काल था उनका। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम थे। नाम जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। मुगलों ने किस सिख को यातनाएं देकर मार डाला था? बहुत ही अच्छा सवाल है। मुगलों ने तेज बहादुर को यातनाएं देकर मार डाला था। बहुत ही अच्छा सवाल है, जरूर नोट कीजिएगा। आइए डिटेल में भी दिखा दें। मुगल सम्राट औरंगजेब ने सिखों के नवे गुरु तेज बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया तथा इस्लाम स्वीकार न करने पर उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। जहां पर उन्हें फांसी दी गई थी वहां आज गुरुद्वारा शीशगंज दिल्ली में है। दिल्ली में ही दी गई थी, तो शीशगंज के नाम से जाने जाता है गुरुद्वारा, जो कि दिल्ली में पड़ता है। आइए देखें अगला सवाल। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? संश्लेषणात्मक, अपचयी प्रक्रिया, आरोही प्रक्रिया या तनुकरण प्रक्रिया में से श्वसन जो है अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है। ध्यान रखिएगा जो लोग नहीं जानते हैं, श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया है क्योंकि यह ग्लूकोज को तोड़कर उसे एटीपी स्वरूप में बदल देती है। एक उपचय प्रक्रिया चीज़ों को है बनाने में मदद करती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण एक दूसरे की विपरीत क्रियाएं हैं, से भी जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? भ्रूण के पोषण में पित्तक झिल्ली जो है
सहायक होती है, जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। पितक झिल्ली भ्रूण से जुड़ी एक झिल्लीदार थैली होती है जो पोषण पदार्थ प्रदान करती है। आंतरिक संरचना शुरू होने से पहले यह मानव भ्रूण के विकास संचार प्रणाली के रूप में कार्य करती है। दूसरे और तीसरे सप्ताह में यह पोषक तत्वों का स्थानांतरण करती है। आइए देखें अगला सवाल। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? बहुत ही अच्छा सवाल है। पर्सिया, अफगानिस्तान, इराक और तुर्की में से मोहम्मद गौरी जो है अफगानिस्तान का शासक था। जरूर ध्यान रखिएगा, तुर्की मत मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए अफगानिस्तान नाम जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। मस्तानी बेगम किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी बेगम बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था। उसे भय से मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव पेशवा मस्तानी नाम की मुस्लिम महिला से प्रेम संबंध के कारण काफ़ी चर्चित रहा था। जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? किससे अवमंदित किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को मॉडरेट से अवमंदित किया जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा। आइए डिटेल में भी देखते हुए चलेंगे। विखंडन परमाणु को गतिज ऊर्जा के साथ दो या दो से अधिक छोटे नाभिक में विभाजित करता है और गामा विकिरण और मुक्त न्यूट्रॉन को भी छोड़ता है। इस परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन मंदक का प्रयोग किया जा सकता है, जो न्यूट्रॉन के उस भाग को परिवर्तित कर देता है जो विखंडन को आगे बढ़ाता है। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने? बाबर, खिलजी, तुगलक और चंगेज खान में से खिलजी ने जीता था। बख्तियार खिलजी, नाम तो सुने ही होंगे, इसलिए नाम ध्यान रखिएगा। बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था बिहार में पहली बार। 1911 ईस्वी तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा सा सवाल है। बिहार जो है बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। कलकत्ता भी दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था 1911 तक। अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? बिहार को अलग प्रांत 1911 के सभा में बनाया गया था और 1 अगस्त 1912 को बिहार और उड़ीसा जो कि अलग हुए। घोषणा जो है 1911 में ही कर दी गई थी और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम एवं रानी मैरी भारत आए थे। इनके स्वागत में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तथा बिहार एक अलग राज्य बना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी इसी दरबार में हुई थी। इसी ध्यान जरूर रखिएगा, उस समय ही दिल्ली राजधानी किया गया। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन नामक मूलकण की खोज की? प्रोटॉन नामक मूलकण की खोज नाभिक में गोल्डस्टीन ने की थी। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। रदरफोर्ड ने परमाणु के मध्य में स्थित धनावेशित नाभिक की खोज किया था, जबकि गोल्डस्टीन ने नाभिक में उपस्थित धनावेशित कण प्रोटॉन की खोज की थी। दोनों का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? सोन, गंडक, स्वर्ण रेखा और कोसी में से गंगा की सहायक नदी नहीं है पूछ रहा है, तो स्वर्ण रेखा नहीं है। बाकी सोन, गंडक और कोसी जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखिए आज का आखिरी सवाल।
निम्नलिखित किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन में से ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। बहुत इजी सा सवाल है। ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडल में बढ़ती हुई हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर जमकर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रहे से ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। जरूर ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।